सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का, ठीक है, क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 के दो खंड है, एक काव्य खंड है और एक गद्य खंड है, ठीक है। तो गद्य खंड के जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला में हम लोग जो कविता वाला खंड है उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि गद्य खंड में आप लोगों का करीब 8 चैप्टर है, तो उस 8 चैप्टर में से इस वीडियो में 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कुल मिलाकर इसमें करीब 100 से 110 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए इस क्लास का नाम हम लोग देंगे महामैराथन, ठीक है। मतलब इसमें इतना प्रश्न पढ़ लीजिएगा तो आप लोग एग्जाम आसानी से अच्छी तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्टुनिस प्रश्न है, 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। जैसा कि अब पहला प्रश्न है 1 नंबर की प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है कि महादेवी वर्मा को उनकी कीर्ति यामा के लिए कौन सी पुरस्कार मिला था। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था। तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1956 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्यों से उन्होंने किस संस्था की स्थापना की। तो महादेवी वर्मा ने किस संस्था की स्थापना की थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ की, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि भक्तिन किस संकलन में संकलित है। तो भक्तिन किस में संकलित थी? स्मृति की रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर की भक्तिन का कद कैसा था। तो भक्तिन का कद किस तरह का था? छोटा था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर है कि भक्तिन शारीरिक रूप से कैसी थी। तो भक्तिन शारीरिक रूप से दुबली थी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है कि भक्तिन का मूल नाम क्या था। तो भक्तिन का मूल नाम था लक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि अपनी कविताओं में वो प्राय किसका उल्लेख करती थी। अपनी कविता में कौन? महादेवी वर्मा में किसका उल्लेख करते थे? जिससे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक वेदना एवं पीड़ा का मतलब उल्लेख करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि भक्तिन कैसी औरत थी। तो भक्तिन किस तरह की औरत थी? एक देहाती, मतलब गाँव के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ कब लिखी थी? कब लिखी थी, ठीक है। तो यानी श्रृंखला की कवियाँ कब लिखी थी? तो लिखी थी 1942 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि भक्तिन में किसका जीवन परिचय दिया गया है। तो भक्तिन में किसका जीवन परिचय दिया गया है? सेविका का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि भक्तिन के गाँव का क्या नाम था। भक्तिन के गांव का नाम था झुंसी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भक्तिन कितने भाई बहन थी। तो भक्तिन अकेला था, यानी एकलौती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि कितने वर्ष के आयु में भक्तिन की शादी हुई थी। तो भक्तिन की शादी हुई थी 5 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि भक्तिन की शादी किस गांव में हुई थी। तो भक्तिन की शादी हुई थी हड़िया गांव में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। और भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की, तो शादी हुई थी हड़िया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? 1987 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि पुकारने पर भक्तिन क्या कहती थी। तो पुकारने पर क्या कहते थे? आए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि किसी के लंबे बाल और अस्त वस्त्र वेशभूषा देखकर भक्तिन क्या कहती थी। तो भक्तिन क्या कहती थी कि का आहू कविता लिखे जानत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि सबके लिए भक्तिन की सहानुभूति कैसी रहती थी। सबके लिए भक्तिन सबको एक तरह की समझती है, यानी एक समान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना किसके साथ की है। तो भक्ति के सेवक धर्म की तुलना की है यहाँ पर हनुमान जी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या है कि भक्तिन की माता क्या कार्य करती थी। तो भक्तिन की माता क्या करती थी, गोपालन, यानी गाय का पालन पोषण करती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि हाय लक्ष्मीन अब आई, यह कथन किसका था। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, झूसी ग्राम के लोगों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि भक्तिन की दोनों जेठानियों के भाइयों की तुलना किससे की गई थी। तो किससे तुलना की गई थी यहाँ पर, काक भ्रांडी से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि भक्तिन की कितनी पुत्रियाँ थी। तो भक्तिन की पुत्रियाँ थी सब मिलाकर 3 पुत्रियाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न 26 नंबर है। देखिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न कि हम कुकरी बिलारी ना हो, हमार मन पोसाए तो हमार दुसार के जवाब, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पे हरुआ भुजब और राज करब, यह कथन कौन और किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कथन कहा गया है भक्तिन के द्वारा। किसको कहा गया, अपने जेठ जेठितों से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या है कि भक्तिन की विधवा पुत्री पर लगे आरोपों का मुख्य कारण पंचों ने किससे ठहराया। तो किसको ठहराया है यहाँ पर, कलयुग को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि लगान न मिलने पर किसने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप पर खड़ा रखा। तो किसने रखा था, जमींदार ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप 30 नंबर देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर क्या है कि किसी के लंबे बाल और अस्त वस्त्र वेशभूषा देखकर भक्तिन क्या कहती थी कि का हुआ, कविता लिखो जानते, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या है, तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गायोत बजाओत फिर भक्ति के मन में किसके लिए यह धारणा थी। तो किसके लिए धारणा थी, कवियों के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न 31 नंबर देखेंगे। प्रश्न क्या है यहाँ पर, 31 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने बाजार के जादू की तुलना किससे की है। तो जादू की तुलना किससे की है, लोहा चुंबक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर कि लेखक क्या खाली लेकर बाजार ना जाने को कहती है। तो क्या खाली लेकर, यानी मन खाली लेकर बाजार नहीं जाने को कहता है लेखक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है क्या कि लेखक के पड़ोसी कौन थे। तो लेखक के पड़ोसी कौन थे, भगत जी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप 34 नंबर देखेंगे कि भगत जी क्या बेचते थे। तो भगत जी यहाँ पर क्या बेचते थे, चूरन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्या प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि बाजार का पोषण करने पर अर्थशास्त्र के लेखक ने क्या कहा है। तो क्या कहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर कहा गया है इसको अर्थनीति शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न क्या है, 36 नंबर प्रश्न है कि लेखक के अनुसार धन की ओर अधिक कौन झुकता है। तो धन की ओर अधिक कौन झुकता है, निर्बल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर है क्या प्रश्न है कि भगत जी अपना सामान किस दुकान से लेते थे। तो भगत जी अपना सामान पंसारी से लेता था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है कि लेखक जब भगत जी से बाजार में मिले तब क्या कहते थे। तब क्या कहते थे, 4 ऑप्शन है। तब कहते थे जय जय राम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है। 39 में प्रश्न है कि भगत जी दिन भर चूरन बेचकर कितना कमाते थे। तो कितना कमाते थे, यहाँ पर भगत जी 6 आने कमाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 40 नंबर देखेंगे। प्रश्न है कि बाजार में पड़ोसी और रिश्तेदार मिलने पर कैसा व्यवहार करते थे। तो पड़ोसी और रिश्तेदार मिलने पर बाजार में ग्राहक और विक्रेता जैसा ही व्यवहार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बाजार दर्शन में किस विषय पर चर्चा हुई। तो बाजार दर्शन में उपभोक्ता तथा बाजारवाद की चर्चा हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर है
कि जैनेन्द्र कुमार किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित थे। तो जैनेन्द्र संबंधित थे प्राकृतिकवाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि जैनेन्द्र कुमार की बचपन का क्या नाम था। तो जैनेन्द्र कुमार की बचपन का नाम था आनंद लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जैनेन्द्र कुमार को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस वर्ष जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साहित्य अकादमी से पुरस्कार कब किया था, 1979 यानी 1979 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि पाठ में कौन से पात्र अपने व्यापार में पेशगी या ऑर्डर नहीं लेते थे। तो कौन नहीं लेते थे, भगत जी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पाठ में कौन से पात्र पर बाजारवाद का प्रभाव नहीं पड़ा। तो बाजारवाद का प्रभाव किस में नहीं पड़ा, भगत जी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि कौन से लोग बाजार में भगत जी द्वारा पहचाने जाने की इच्छुक थे। तो कौन से लोग थे, बालकगण तथा अन्य लोग, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ में बच्चों की टोली का क्या नाम था। तो बच्चों की टोली का नाम क्या था, इंद्र सेना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इंद्र सेना क्या जयकारा लगाते थे। तो इंद्र सेना जयकारा क्या लगाती थी, बोल गंगा मैया की जय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि इंद्र सेना बादलों को देखकर क्या कहती थी। तो इंद्र सेना बादलों को देखकर काले मेघा पानी दे कहती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि लेखक को सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता था। तो कौन प्यार करता था, जीजी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लेखक पर किस समाज का प्रभाव अधिक था। तो किस समाज का प्रभाव अधिक था लेखक पर, समाज पर लेखक पर अधिक प्रभाव था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि लोग इंद्र सेना को देखकर क्या करते थे। तो इंद्र सेना को देखकर उन पर बाल्टी भरकर पानी फेंकते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था। तो धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है यहाँ पर कि भारती जी का निधन कब हुआ था। तो 1997 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कौन थी। तो सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास धर्मवीर भारती की क्या थी, इंसानों की देवता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या है यहाँ पर प्रश्न है अगला कि धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर हिंदी फिल्म बन चुकी थी। तो किसके उपन्यास पर हिंदी फिल्म बन चुकी थी, सूरज का सातवां घोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लेखक बचपन में किस सभा की उपमंत्री थे। तो किस सभा का उपमंत्री था यहाँ पर लेखक, कुमार सुधार सभा का, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हर छठ कहाँ मनाया जाता है। तो हर छठ मनाया जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि हर छठ कब मनाया जाता था। हर छठ मनाया जाता है जन्म अष्टमी के 2 दिन पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि गुड़धानी का क्या अर्थ है। तो गुड़धानी का अर्थ है गुड़ चने से बना लड्डू, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि अरबा चावल किसे कहते हैं। तो अरबा चावल कहा जाता है बिना उबले धान से निकाला हुआ चावल को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ढोर ढंगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ढोर ढंगर का शाब्दिक अर्थ होता है पशु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है थोड़ा इसको छोटा करते, प्रश्न है यहाँ पर कि धर्मवीर भारती को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो धर्मवीर भारती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 1972 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस वर्ष धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला। देखिए यहाँ पर व्यास सम्मान कब मिला, 1994 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि लेखक ने बच्चों की टोली को किस नाम से संबोधित किया? तो लेखक ने बच्चों की टोली को यहाँ पर संबोधित किया ढक मंडाली, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्न है कि पाठ में किस महीने के दस्तपे की बीतने की बात कही गई है? तो किस महीने की दस्तपे की बात कही गई यहाँ पर? तो इसकी बात कही गई है ज्येष्ठ महीने की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या है कि जेठ महीने के बाद कौन सा महीना आता है? तो जेठ महीने के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि राजा की मौत के बाद राज दरबार में कुश्ती की जगह किस खेल ने ले ली? तो राजा की मौत के बाद कुश्ती की जगह किसने ले ली? यहाँ पर घोड़े की रेस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि नए राजकुमार ने लुट्टन सिंह को राज दरबार से क्यों निकाला था? तो राज दरबार से क्यों निकाला गया था? उस पर खाने का खर्च ज़्यादा था, इसलिए निकाला गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि राज दरबार से निकाले जाने के बाद गांव जाकर कौन मजदूरी करने लगे थे? तो कौन मजदूरी करने लगे थे? लुट्टन सिंह के दोनों बेटे, यानी उसके दोनों बेटे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि दिन ब दिन गांव सुना क्यों होता जा रहा है? तो क्यों होता जा रहा है कि रोज़ 2 से 3 मौत हो रही थी उस गांव में, इसीलिए रोज़ होती 2-3 मौत के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुबह दोनों बेटे को मरा पाकर पहलवान लुट्टन ने क्या कहा? तो पहलवान लुट्टन ने कहा यहाँ पर कि दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बेटी की मौत के कितने दिन बाद पहलवान की मृत्यु होगी? तो पहलवान की मौत बेटे के कितने दिन बाद होगी? 5 से 6 दिन बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न, पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? तो पहलवान लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? अंतिम इच्छा थी उसकी, एक इच्छा थी कि चिता पर पेट के बल सोना, और दूसरी इच्छा उसका था चिता सुलागते समय ढोलक की आवाज़, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम क्या था? श्यामानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कौन आली कहकर अपनी प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ा? तो कौन टूट पड़ा यहाँ पर? पहलवान कालाखा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पहलवान की ढोलक की आवाज़ के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ग्रामीणों पर क्या असर पड़ता था? तो सब अपना दुख दर्द भूल जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि यहाँ पर कि लेखक ने किसे अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य संज्ञा दी? तो किसको दी? लुट्टन सिंह के गांव को, यानी ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानी के मुख्य किरदार का नाम क्या था? तो कहानी के मुख्य किरदार का क्या नाम था? पहलवान लुट्टन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लुट्टन सिंह के गाँव किन 2 बीमारियों से पीड़ित थी? तो हैजा और डायरिया से पीड़ित थी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रातों की निस्तब्धता को कौन भंग करता था? तो कौन यहाँ पर भंग करता था? यहाँ पर भंग करता था रिचारों के क्रंदन की आवाज़ और पेचक की डरावनी आवाज़, यानी बी और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी, पहलवान के ढोलक के बजने का समय क्या था? तो समय था इसका मध्य से रात्रि तक ढोलक के बजने का समय था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन मतलब होल इंडिया के लोग जानते थे, ये कथन कहा गया है पहलवान लुट्टन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लुट्टन की माता पिता की मौत के समय उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी उस समय 9 वर्ष की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि माता पिता की मौत के बाद लुट्टन की परवरिश किसने की? तो लुट्टन की परवरिश किसने की? उसकी सास ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे कि ग्रामीणों द्वारा अपनी सांस की तकलीफ देते देखकर इसके लुट्टन सिंह पर क्या असर पड़ा। तो लुट्टन सिंह पर असर क्या पड़ा कि उसने कसरत करना शुरू कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि लुट्टन श्यामनगर मेला किस लिए गया। तो लुट्टन श्यामनगर मेला दंगल देखने गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसे शेर के बच्चे कहकर संबोधित किया जाता था। तो शेर के बच्चे से कहकर किसे संबोधित किया जाता था, पहलवान चांद सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न अभी यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि पहलवान बादल सिंह कौन थे। तो पहलवान बादल सिंह थे चांद सिंह का गुरु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राजा श्यामानंद ने मेले में लुट्टन को कितने का नोट दिया। तो कितने रुपये का नोट देता था, 10 रुपया का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चांद सिंह से दंगल के दौरान लुट्टन के पक्ष में कौन थे। तो लुट्टन के पक्ष में कौन थे, ढोल की आवाज़, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दंगल जीतने के बाद लुट्टन ने सबसे पहले क्या किया। तो दंगल जीतने के बाद लुट्टन ने क्या किया, यहाँ पर ढोल को प्रणाम किया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लुट्टन को पहली बार लुट्टन सिंह कर किसने पुकारा था। तो किसने पुकारा था लुट्टन को लुट्टन सिंह कहकर, तो पुकारा था राजा साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लुट्टन सिंह के कितने संतान थे। तो लुट्टन सिंह के कितने संतान थे, 2 पुत्र थे लुट्टन सिंह के, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था। तो लुट्टन सिंह गुरु मानता था अपनी ढोल को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि लुट्टन सिंह राज दरबार में कितने दिन तक रहा। तो लुट्टन सिंह राज दरबार में करीब 15 वर्ष तक रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि गांव की झोपड़ियों से कहराने की कैसी आवाज़ सुनाई देते थे। कैसी आवाज़ सुनाई देते थे, हरे राम हे भगवान की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गांव किन बीमारियों से पीड़ित थी। तो कौन सी बीमारी गांव में थी, मलेरिया और हैजा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रात्रि की भीषणता कौन ताल ठोक कर चुनौती देता था। तो कौन ताल ठोक कर चुनौती देता था, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा पहलवान की ढालक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह को होल इंडिया कहकर कहाँ तक सीमित थी, मतलब किस जगह तक सीमित थी। तो जिले की सीमा तक सीमित थी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था, बादल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लुट्टन सिंह दंगल जीतने पर भीड़ ने अंत में क्या जयकर लगाया था। तो जब जीतने के बाद लुट्टन सिंह को भीड़ ने क्या कहकर पुकारा था, जय जय करके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि क्लीन शब्द चेहरा किसका था। तो क्लीन शब्द चेहरा किसका था, यहाँ पर इसका चेहरा था मैनेजर साहब का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करीब आप लोगों का 100 से 110 प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हो चुका है आप लोगों का। इसमें चैप्टर नंबर यहाँ पर जो गद्य खंड का है, तो गद्य खंड में आप लोगों का कुल मिलाकर 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर में से 4 चैप्टर इसी MCQ क्वेश्चन में आप लोगों का कवर हो गया, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 और चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद आप लोग का गद्य खंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पद्य खंड को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।